हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एफआईएस डीआईएस का डेटा। और आज के दिन अगर देखें तो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सो क्या ऐसे बड़े रीजंस है और कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी मैं कवर करने वाला हूँ जहाँ पे न्यूज़ है, और कुछ स्टॉक्स का हम एनालिसिस भी करेंगे। और डाउ जोन्स को भी देखेंगे, और फेड की जो रिपोर्ट आई थी तो फेड की रिपोर्ट को भी इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। एफ आई एस डी आई एस की बात कर ले तो एफ आई एस जो है वो बिकवाली से रुक नहीं रहे। और अगर आज के दिन देखें तो लगभग 1400 करोड़ के आसपास, 1450 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है वो एफ आई एस ने की। उसके सामने अगर डी आई एस ने भी देखे तो लगभग 200 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है वो लगातार 3 सेशन के बाइंग के बाद अगर देखें तो उन्होंने भी जो है 1700-1800 करोड़ की बाइंग की। उसके सामने अगर देखें तो लगभग 200 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है डीआईएस ने भी आज के दिन की है। ये रेयरली आपको ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलेंगे जब एफआईएस और डीआईएस जो है वो दोनों पैरेलली सेल कर रहे हैं। मोस्टली आपको ऐसे जो है इन्वर्टेड ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे डीआईएस बाय कर रहे हैं तो एफआईएस सेल करेंगे, एफआईएस सेल करेंगे तो डीआईएस बाय करेंगे। बट आज के सेशन में अगर देखें तो माइनर सी जो बिकवाली है वो डीआईएस ने भी की है। अब तक जो है एफआईएस की तरफ से जो अप ट्रेंड है, तो मार्केट के अंदर अभी के लिए कोई भी ट्रेंड नहीं है। आपको ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि मार्केट के अंदर ना तो बुल रन है, ना ही कोई बियर रन चल रहा है, या स्टॉक्स के अंदर गिरावट है, ना ही कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर देखें तो 2-5% भाग रहे हैं, वापस से 2-5% गिर रहे हैं, तो 1-2 सेशन मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट ही देखने को मिल रहा है। और रेंज बाउंड स्टॉक्स भी ऑलरेडी अगर देखें तो स्टॉक्स के अंदर जो है 25-30% गिरावट हो चुकी है। उसके उससे ज़्यादा जो है गिरावट देखने को नहीं मिल रही, बट गिरावट के साथ साथ जो है कोई रैली भी देखने को नहीं मिल रही। मार्केट जो है एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इंडेक्स भी फंसा हुआ है, स्टॉक्स भी फंसे हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स का यही हाल है कि सब जो है वो रेंज बाउंड। और आज के दिन देखें तो कुछ स्टॉक्स ने जो है वो न्यूज़ के बेसिस के ऊपर भी जो है रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। Q3 के नंबर मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट जो है मार्केट के अंदर आ सकती है, क्योंकि Q3 का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। बैंकिंग और बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और एनबीएफसी अगर देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर के अंदर जो है स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रिसेशन का फैक्टर है। अब कितना सच है कितना नहीं, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है वो रिसेशन का डर तो बना हुआ है। ये बैंक्स, एनबीएफसी और आईटी सेक्टर को अगर देखें तो अभी के लिए थोड़ा सा वहाँ पे आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो अगर अच्छे बैंक्स के अंदर या अच्छे एनबीएफसीज के अंदर अगर आप एसआईपी के वे में इन्वेस्ट करते हैं, स्लोली स्लोली इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। देखिए कि अभी अगर देखें तो Q3 के जो है वो फोरकास्ट दे रहे हैं, तो अभी रिजल्ट नहीं आए, बट ऐसा उनका जो है Q3 का रिजल्ट आ सकता है। वो बहुत सारी कंपनीज जो है वो रिपोर्ट पेश कर रही है, उसके आधार पे भी स्टॉक जो है 2-5% गिर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट तो ऑलरेडी ख़राब आने वाला है, या नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन आने वाला है, तो वहाँ पर भी गिरावट होगी। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो डीवीज लैब है। तो जिस दिन एक्सपोर्ट्स के जो डेटा आया था, एक्सपोर्ट का डेटा 20% डाउन था। जिस दिन डेटा आया उस दिन भी लगभग 5-6% के आसपास या 7% के आसपास की गिरावट हुई। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी 6-7% के आसपास की गिरावट। लगभग 15-16% के आसपास की जो गिरावट है वो डीवीज लैब के अंदर दो। किसी ने ऐसा कहा कि भाई एक्सपोर्ट का डेटा आ गया और ऑलरेडी ये जो नंबर्स है वो फैक्टर इन है, बट फैक्टर इन होने के बावजूद भी, गिरावट होने के बावजूद भी डीवीज लैब जो है रिजल्ट के दिन वापस से गिरा। बाइंग करने के लिए आप थोड़े से कॉशियस हो जाएं, या थोड़ा सा वेट करें, नंबर्स को आ जाने दीजिए Q2 के, Q3 के। उसके बाद अपने जो है डिसीजंस को आप आगे लेके जाइए। आज के दिन डाउ जोन्स की बात करें तो अभी न्यूयॉर्क का मार्केट जो है वो स्टार्ट ही हुआ है, बट अभी के लिए देखें तो 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है देखने को मिल रही है। लगभग 1% इंडेक्स डाउन है। ये बहुत बड़ी बात। एक महीने के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक महीने के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट, लगभग 1000 पॉइंट्स के आसपास की जो गिरावट है वो डाउ जोन्स के अंदर पिछले एक महीने के अंदर हो चुकी है। फेड के जो रेट हाइक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आज के दिन फेड की जो रिपोर्ट आई थी वो भी यही थी कि फेड ने ओपनली ये चीज़ कहा है कि जब तक इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते ही रहेंगे। जो अभी के लिए देखें तो फेड जो है वो अनस्टॉपेबल देखने को मिल रहा है। जब तक, अब इन्फ्लेशन कब कंट्रोल में आएगा ये तो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइजेज या ग्लोबली जो भी सिचुएशंस है, रॉ मटेरियल्स कितने महंगे होंगे, सस्ते होंगे, या सप्लाई चेन का क्या मामला रहेगा। ये कोई भी प्रेडिक्ट आज के दिन में, पहले तो मार्केट थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल हो भी गया था, बट पिछले 1 साल से 2 साल से अगर देखें कोविड के बाद तो मार्केट पूरा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। एवरी डे ग्लोबल सिचुएशन जो है वो चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। फेड ने ये कहा है कि नॉन स्टॉप जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहेंगे।
सो इस वजह से अगर देखें तो मार्केट के अंदर जो गिरावट, अब इंटरेस्ट रेट, सो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, न्यूज़ की वजह से इफेक्ट ये हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो जो मार्केट के अंदर जितना भी पैसा है उसको सक करके वापस से या उसको पूरा सिस्टम के अंदर डाला जाएगा, ताकि जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि जितने ज़्यादा नोट छपते हैं उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो जितने भी नोट छापे हैं यूएस ने वो सब क्या कर रही है कि वापस से उसको सिस्टम में डाल रही है। सिस्टम में कैसे डाल सकते हैं, अगर जिन्होंने लोन लिया इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, सो उससे क्या होगा कि कंजम्पशन लेस हो जाएगा। सो जब इंटरेस्ट रेट हाइक गिरते हैं तो ग्रोथ बढ़ती है, जब इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ते हैं तब ग्रोथ जो है वो डाउन साइड आ जाती है, क्योंकि जब पैसे कम होंगे तो ग्रोथ कम देखने को मिलेगी, बिजनेस जो है वो कम ग्रूम होंगे। तो अभी के लिए अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, सो ग्रोथ के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ का फोरकास्ट गिर सकता है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की, अगर ग्रोथ गिर जाएगा तो वापस से जो है इंटरेस्ट रेट हाइक को वो गिराना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक्स का काम ही यही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ घटाओ बेस्ड ऑन द सिचुएशन। सो इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट वी हैव टू बी मोर कॉशियस एंड मोर अलर्ट इस बात के ऊपर कि ये सब, सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा एक मार्केट का साइकोलॉजी है। आप ये जितना जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा आप मार्केट को जो है बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और सिचुएशंस को जो है मार्केट इंडेक्स के साथ जोड़ने को आपको ईजीली आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो एच डी एफ सी बैंक बहुत टाइम से, अगर मैं देखूँ तो 1 साल से शायद ज़्यादा हो चुका है। सो 1 साल से बैंक ने जो है कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दिया। हालांकि 5 साल में अगर देखें तो बैंक्स ने जो गेंस किए थे वो गेंस, और अगर देखें तो 100% तो आराम से जो है 5 साल के अंदर कोई भी बैंक पैसा डबल कर देता है। बट यहाँ पे देखें तो 71%, सो जो इनके गेंस थे वो भी पूरे वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट अगर 1 साल की बात करो तो 1 साल के अंदर जो है फ्लैट ही रिटर्न्स, मतलब ना के बरोबर जो रिटर्न्स है वो बैंक ने बनाए। हालांकि दूसरे बैंक्स की मैं बात करूँ तो एक्सिस बैंक की बात करूँ, आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ, तो ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। इतने ख़राब सिचुएशंस के अंदर जहाँ पे सभी सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये बैंकिंग जो अच्छे अच्छे दिग्गज हैं वो सिर्फ कोटक और एच डी एफ सी बैंक ही जो है अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अभी के लिए देखें तो आपको इसी बैंक के अंदर जो है वो बाइंग भी करनी होगी। सो यहाँ पे अगर एम के ग्लोबल की मैं बात करूँ तो इन्होंने जो है 1800 के टारगेट यहाँ पे बैंक्स के लिए दिए हैं, एच डी एफ सी बैंक के लिए दिए हैं। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है एच डी एफ सी बैंक के लिए कि इनके जो टारगेट है वो 1800 के आसपास। सो अगर एच डी एफ सी बैंक की बात करूँ, एच डी एफ सी लिमिटेड की बात करूँ, एच डी एफ सी ए एम सी की बात करूँ, एच डी एफ सी लाइफ की बात करूँ, पूरा एच डी एफ सी ग्रुप जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो एच डी एफ सी एक अलग ही सेगमेंट के या अपने अलग जोन में चल रहा है। बट यहाँ पे अगर बात करें तो एम के ग्लोबल ने जो 1800 के टारगेट दिए हैं, मैं भी इस बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हूँ और इन्वेस्ट करते ही रहता हूँ, क्योंकि अगर एच डी एफ सी बैंक को कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कोलैप्स हो सकता है। सो बहुत ही ट्रस्टेड बैंक है और इनका बहुत अच्छा इकोसिस्टम है जिस हिसाब से। बट अभी के लिए टेम्पररी बेसिस के लिए जो है शॉर्ट टर्म के लिए ये बैंक नहीं चल रहा है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर बहुत बड़ी स्टोरी इनकी है। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है गोदरेज कंज्यूमर्स। सो अगर आपको एच यू एल महंगा लगता है, ब्रिटानिया अगर आपको महंगा लगता है, तो आप जो है वो गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर एफ एम सी जी सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। सो यहाँ पे देखें तो 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो इनका जो फोरकास्ट आया है Q3 के लिए, सो जो एक्सपेक्टेशन है वो डबल डिजिट सेल्स की, इनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है होम और पर्सनल केयर के सेगमेंट के अंदर। सो अगर इनका बिजनेस देखें तो अफ्रीका, यूएस, मिडिल ईस्ट में जो है अच्छा करते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में जो है इनके इंडोनेशिया को जो बिज़नेस था वहाँ पे भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। इस वजह से अगर देखें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर आज के दिन अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो Q3 का बिजनेस अपडेट आया है। सो डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जिस वजह से गोदरेज कंज्यूमर्स आज के दिन भाग रहा है। सो काफ़ी अच्छा शेयर है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। अगर 1 साल में देखें तो स्टॉक ने कोई परफॉर्म किया नहीं है। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में भी 38%, और मैक्सिमम अगर चार्ट की बात करूँ तो ये भी काउंटर ने जो है ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है लगभग, बट मैक्सिमम अगर चार्ट देखें तो लगभग 22,000% के आसपास के रिटर्न है। सो स्टॉक जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं एफ काउंटर के अंदर, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पिक है। और या तो आप गोदरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर जो है टाटा प्रोडक्ट्स को जो है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी जो है आप सिलेक्ट करके चल सकते हैं। सो ये दोनों काउंटर्स जो है वो
पैरेलली ही चलते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो प्राइस भी है वो सेम है। सो आप यहाँ पे भी दोनों में से कोई भी एक काउंटर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन अगर देखें तो मार्केट में जो बड़ा तूफान अगर कोई लेके आया तो दोनों बजाज के जो ट्विंस है उन्होंने लेके आया है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अगर देखें तो काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। सो उसका मेजर रीज़न यही है कि इनका जो फोरकास्ट आया है, सो फोरकास्ट के अंदर जो इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये भी जो है एक फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है या एक नंबर है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो वहाँ पे बढ़त है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। सो अगर ये बात करें तो यहाँ पे गिरावट का कारण यही है कि जो नंबर्स हैं या जो क्वार्टर थ्री का आउटलुक है ये जो है वो अंडर एक्सपेक्टेशन है, या जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे अंडर परफॉर्म इनके क्वार्टर थ्री के नंबर्स ने किया है या फोरकास्ट ने किया है। इस वजह से अगर देखें तो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट, बट जो एक्सपेक्टेशन थी वो 4-5% के आसपास थी, बट जो गिरावट है वो शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, 7.5% के आसपास की गिरावट। और वहीं अगर बजाज फिनसर्व की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी जो है 5% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। सो अगर आपको एवरेज करना है तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे भी एवरेज कर सकते हैं या फिर और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और क्वार्टर थ्री के नंबर्स को आ जाने दीजिए। उसके बाद भी अगर वापस से गिरावट होती है या 6,000 का ये जो लेवल है, सो 6,000 के लेवल तक आप रुक सकते हैं या क्वार्टर थ्री के नंबर्स तक आप रुक सकते हैं। सो 6,000 के नीचे भी अगर ज़्यादा है तो आप वहाँ पे जो है एवरेज कर सकते हैं। सो आप होल्ड करिए, क्योंकि मैंने पहले डिवीज़ लैब का एग्जांपल दे दिया कि फोरकास्ट के टाइम पे भी स्टॉक्स गिर रहे हैं और नंबर्स आने के बाद भी जो है स्टॉक्स गिर रहे हैं। सो आप जो है वेट करिए, हो सकता है अगर थोड़ा सा महंगा मिले तो चलेगा, बट अगर ज़्यादा गिरावट हो गई तो आप बेनिफिट में रहेंगे कि आपको जो है वो लोअर प्राइस के ऊपर एवरेज करने का या बाई करने का जो मौका है वो बजाज फाइनेंस के अंदर मिलेगा। बट अगर आपको कन्विक्शन है, जैसे मुझे कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर कि स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करेगा और मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है, तो मैं आपको सिर्फ ये मैक्सिमम चार्ट बताना चाहता हूँ कि 1,00,000% के आसपास के जो रिटर्न्स है वो बजाज फाइनेंस ने डिलीवर किए हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 6,500, 7,000 ये जो टारगेट्स हैं वो स्लोली स्लोली आते हुए भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम है या ये जो इशू है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म में जो है वो बजाज फाइनेंस की स्टोरी इंटैक्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और पी अगर देखें तो 37 के प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है। सो कोई बड़ा प्रीमियम के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा और कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इन द हिस्ट्री कि बजाज फाइनेंस ने जो है वो एक साल में बात करें तो 2022 ऐसा ख़राब ईयर अगर देखने को मिले तो जो है बजाज फाइनेंस ने पहली बार जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और वो भी 21% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि इन द हिस्ट्री ऑफ बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस ने जो है पिछले अगर 10 साल की भी बात करें तो पहली बार जो है नेगेटिव रिटर्न्स 2022 के अंदर बजाज फाइनेंस ने दिए हैं। सो डरने की कोई बात नहीं है, चाहे बजाज फाइनेंस हो या फिनसर्व हो। फिनसर्व को तो जो है आज मैंने एवरेज भी किया है कुछ क्वांटिटीज़ के ऊपर। सो मैं तो एवरेज जो है वो लेवल्स के ऊपर करते रहता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि बॉटम कहाँ पे बनेगा, टॉप कहाँ पे बनेगा, क्योंकि कोई भी मार्केट का एक्सपर्ट नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब गिरावट आती है तब कोई सपोर्ट लेवल्स काम नहीं करते और जब तेज़ी आती है तो रेजिस्टेंस काम नहीं करता। सो अगर आपको कन्विक्शन है और आज के दिन गिरावट भी देखें तो गिरावट ऑलमोस्ट 7% के आसपास हो चुकी थी। सो इसीलिए, और बजाज फिनसर्व में भी देखें तो 5% के आसपास की गिरावट। सो मुझे ऐसा लगता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप फिर भी डरते हैं तो क्वार्टर थ्री के नंबर्स का जो है वेट करिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। 50% इंडिया के अंदर जो पेंट है वो सिर्फ एशियन पेंट्स करता है, आपको ये चीज़ कभी भी भूलनी नहीं है। और ये एक पेंट्स की कंपनी से ज़्यादा जो है कंपनी डेटा की कंपनी, एक टेक की भी कंपनी आप ऐसा माने, क्योंकि एशियन पेंट्स के पास जो है वो इन्होंने ही सबसे पहले सुपर कंप्यूटर पेंट सेक्टर में लेके आया था। उसके बाद जो है डेटा को ट्रैक करते हैं और काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम है और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जो है अपने प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके नंबर सेट करते हैं। सो काफ़ी अच्छी एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है एशियन पेंट्स। सो आपको कभी भी जो है इसको कम आंकना नहीं चाहिए। सो मैंने पहले भी कहा कि बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स ऐसी कंपनी है जिन्होंने कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए, बट 2022 एक ऐसा ईयर था जहाँ पे एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस ने भी जो है नेगेटिव रिटर्न दिए। तो वहाँ पे अगर देखें तो -21% और यहाँ पे अगर देखें तो -14% के आसपास के रिटर्न। बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, बर्जर पेंट्स के अंदर एवरेज कर सकते हैं। सो जहाँ पर भी मौका मिले, आपका जो भी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, आप एक एक स्टॉक करके जो है
ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करेंगे अगर 6 महीना, 8 महीना, साल भर, या आप 1 साल से कर भी रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी है और अगर आप होल्ड करते तो होल्ड की ही राय है। जो अगर 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी जो है 150% के आसपास के रिटर्न्स बनाए हैं। सो अगर आप 1-2 साल में जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो जो रैली होगी वो 3, 4 और 5 4-5 साल में ऐसा आ सकती है। सो मार्केट कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो अभी ये पहला साल गुजर चुका है जहाँ पे पैसे नहीं बने, दूसरा साल भी ऐसा होगा कि गुजर जाएगा जब पैसे नहीं बनेंगे, तीसरे साल में पैसे बनेंगे, चौथे साल में पैसे बनेंगे, 5वें साल में पैसे फिर से नहीं बनेंगे। तो मार्केट की यही साइकिल है और हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा। और हम डेली जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ग्लोबल सिचुएशन। इसके लिए आपको क्या करना है, बाय करना है और चुपचाप होल्ड करना है। सो कंपनी जो है वो अपना काम करेगी, आपको सिर्फ होल्ड करना है और अपने जो भी जॉब बिजनेस उसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट। सो अब डी मार्ट के लिए मैं बार बार कमेंट्री नहीं देना चाहता कि हम स्टोर्स में जाते हैं, बाय करते हैं, मॉडल देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है वो सिर्फ सिचुएशन को या जो भी मार्केट के अंदर एक बेयर सेंटिमेंट चल रहा है उस चक्कर में गिरे जा रहा है। अगर देखें तो पिछले 6 महीने की मैं बात करूँ या 1 साल की बात करूँ, तो 1 साल में जो है स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है और पैसे नहीं भी बनाए हैं। 18-20% के आसपास की गिरावट है। सो Q3 का आउटलुक अगर देखें तो बजाज फाइनेंस ने दिया या दूसरे कंपनीज दे रही हैं। सो वहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी जो इनका जो है Q3 का आउटलुक आया है। सो वहाँ पे अगर देखें तो स्लोवर जो है स्टोर एडिशन इन Q3, तो वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो गया। सो अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी चीज़ के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है और स्टॉक को जो है वो गिराया जा सकता है। सो न्यूज़ कोई भी हो सकती है और स्टॉक गिर भी सकता है। सो अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अब हर क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। चाहे वो यूएस की कोई टेक कंपनी हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कंपनी हो, टेस्ला हो या कोई भी हो, एवरी क्वार्टर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना होता मैंडेटरी है। और 4 क्वार्टर में से अगर 2 क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छा भी कर दे तो इट्स वेल एंड गुड। बट हर क्वार्टर, मतलब अगर आप सोचे कि साल में 4 क्वार्टर आते हैं और चारों 4 क्वार्टर कंपनी अच्छा करे, तो ये ज़रूरी नहीं। और कंपनी अगर भागती ही जाएगी सिर्फ तो भी अच्छा नहीं है। सो उसको गिराने के लिए जो है बस एक मौके का इंतज़ार होता है। तो यहाँ पे मौका कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। एक पत्थर गिर गया तो वो भी एक मौका है मार्केट के अंदर, बस गिरा दो। स्टॉक को गिराना है तो बस एक रीज़न ढूंढते, मार्केट को गिराना है तो एक रीज़न ढूंढते। तो हमें जो है वो इंटैक्ट रहना होगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 74.98% जो स्टेक है वो राधा किशन दमानी खुद ओन करते हैं, जो कि डीमार्ट के ओनर है। सो 75%, अगर हमने 10 शेयर बाई किए, 15 शेयर बाई किए, तो हमें उतना नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उनका जो है वो लगभग 75% हिस्सा ही उनका डीमार्ट के अंदर है। सो हमसे ज़्यादा स्ट्रेस में वो होंगे या उनको ज़्यादा सा कंपनी की वैल्यू पता होगी कि कैसे ऑपरेशंस काम करते हैं या क्या है क्या नहीं। सो इकोनॉमी स्लो डाउन की एक बहुत बड़ी बात जो है वो चल रही है कि इन फ्यूचर जो है वो इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है फॉर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या 12 मंथ्स, जो भी टाइम फ्रेम है वो हमें आगे आगे पता चलता रहेगा। ये पूरे साल भर में क्या क्या होता है, तो जो भी है रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज है कैसे काम करते हैं या कौन से सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होंगे। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मार्जिन गिर सकते हैं, कि 8% का अगर मार्जिन होगा तो मार्जिन 6% हो जाएगा। बट कंजम्पशन कभी ख़त्म होगा क्या? कंजम्पशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे तो कंपनी का मार्जिन गिर सकता है, बट लोग खाना पीना छोड़ देंगे? कभी नहीं। सो डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है, हाँ, हो सकता है कि मंदी में कम चले बट चलेगा ज़रूर। लॉस कभी भी रिपोर्ट नहीं करेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और इंडिया का पॉपुलेशन भी देखें तो 140 CR प्लस है। सो नंबर्स भी काफ़ी बड़े हैं, इनके पास स्टोर्स भी काफ़ी बड़े हैं, लोगों को लेना भी है, इनको बेचना भी है। सो ये धंधा चलेगा। बट अभी 1 साल नहीं चल रहा है, स्टॉक नहीं चल रहा है, धंधा तो चल रहा है। सो आपको जो है वो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना है। सो अगर ये माइंडसेट के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। सो ये थी मेरी कॉमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड न्यूज़ और फेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।